average of range is salesman, comma, criteria is this, comma, sales. ओके, जस्ट डन। अभी हमने 3 फंक्शन डिस्कस किए। 5 मिनट्स दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। समिट का फंक्शन एक बार फिर से बता दीजिए ना सर। कनेक्ट हो समिट अब फिर से बोला अब हम समिट का सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, तो नेट डिस्कनेक्ट हो गया। एवरेज का सर सम का अच्छा। सम इफ है सबके, उसके बाद हमें रेंज देना होता है, ठीक है, जहां पर हम डेटा मैच करेंगे, फिर अपना क्राइटेरिया देना है एंड देन उस फील्ड को देना है जिसका हमें सम करना है। ठीक है, जैसे एवरेज अप्लाई कर रहे हैं सेम हो जाता है, बस यहाँ पे फंक्शन का नेम सम इफ होगा और लास्ट में जो फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे उसका एवरेज होगा, सॉरी उसका सम होगा। ओके, उसके लिए टेबल को पूरी सिलेक्ट करो ऐसे, कंट्रोल ए से। उसके बाद फॉर्मूला रिबन में जाना है, ठीक है, इसमें सेलेक्ट करेंगे
टॉप रो और ओके कर देंगे, दैट्स इट। उसके बाद आप जब टाइप करोगे तो उसके अंदर सेल्स नेम आने लगेगा। आप सेव कर लीजिएगा, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ और दूसरी फाइल ओपन करते हैं। इसकी शीट 1 पे आइए, काउंट टिप्स। अब देखिए डेटा तो वही है, बट यहाँ पर हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, दो चीजें चेक करनी है और उसके बेसिस पे सम एवरेज और काउंट निकालना है। दैट मीन्स हमारे पास मोर देन टू एलिमेंट है, मोर देन वन एलिमेंट है जिनको हमें मैच करना है। सिंगल कंडीशन मैच करने के लिए हम काउंट इफ का यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। बट जब मल्टीपल कंडीशंस हो जाती हैं जिनको टेस्ट करके हमें काउंटिंग करनी है तो उसके लिए काउंट इफ्स फंक्शन यूज में आता है, ठीक है। इफ्स के अंदर क्या है, हमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट टेस्टिंग की फैसिलिटी या फंक्शनैलिटी मिल जाती है। काउंट इफ्स वन क्राइटेरिया वन, फिर क्राइटेरिया रेंज, रेंज टू, क्राइटेरिया टू एंड सो ऑन। जितने ज्यादा क्राइटेरिया होंगे उतने रेंज आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। सेलेक्ट किया, पहले यहाँ पे देखते हैं इसका नेम डिफाइन है, नहीं है, नेम डिफाइन कर लेते हैं with the same method, create from selection top rows, count ifs। आप इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पहले मैच कर सकते हो, लाइक पहले मैं मंथ मैच कर ले रहा हूं, देन उसके बाद इसको मैच करेंगे पार्ट्स के साथ, ओके। एंटर किया, अब देखिए ये आ गया फाइल, बट मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं तो ये ड्रैग नहीं हो रहा। डिड यू नोटिस? ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो टेबल जो हम जहां पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये टेबल जो है ये एक के अंदर हमें कैलकुलेशन को करने के लिए फ्रीजिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फ्रीजिंग कौन सा अप्लाई करेंगे? मंथ ऑलरेडी फ्रीज्ड है। बात करते हैं इसके अलावा दो और रेफरेंस है जिनको फ्रीजिंग की नीड है। पहला है आपका G4 एंड द सेकंड वन इज
S3। तो मैं G4 की बात करूं पहले, तो G4 का डेटा कहाँ दे रखा है? G4 का डेटा हमें मिला हुआ है G नंबर कॉलम पे, ठीक है? और G नंबर कॉलम में अलग-अलग रो नंबर पे अलग-अलग मंथ्स के नेम है, इनको हमें मैच करना है। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर सिंगल कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज दी होती हैं, वहां हम अप्लाई करते हैं कॉलम फ्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉलम फ्रीजिंग। खाली कॉलम को फ्रीज करना है, रो को फ्रीज नहीं करना है। सेम अगर S3 की बात करें, तो S3 जो पार्ट्स के नेम है वो 3 नंबर रो पे दे रखा है, सारे पार्ट्स के नाम 3 नंबर रो पे है, बट इन अ डिफरेंट कॉलम। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें रो फ्रीजिंग अप्लाई करनी है। ये ध्यान रखना है कब कहां पर रो फ्रीजिंग और कहां पे कॉलम फ्रीजिंग करनी है। हमने यहाँ पे दे दिया, उसके बाद एंटर करते हैं। अब इसको ड्रैग करते हैं, ठीक है? इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, कंट्रोल टी एंड कंट्रोल आर। टेबल सेलेक्ट करने के बाद हमने प्रेस किया और ड्रैग डाउन, मैंने प्रेस किया है CTRL D का और ड्रैग राइट लिए कंट्रोल R का यूज हुआ, ठीक है? ये देखिए कैलकुलेट हो गई। इसका मतलब क्या है कि हमने फ्रीजिंग का यूज करके 60 सेल्स का डेटा कुछ मिनट में ही कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? अगर फ्रीजिंग ना करते तो हमें इन 60 सेल को मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता, एक एक करके, एक एक करके, ठीक है? इसलिए हमने जब फ्रीजिंग करी थी उससे हमें बेनिफिट क्या मिला? उससे हम डेटा को ड्रैग कर पा रहे हैं और हमें उन 60 सेल के अंदर कैलकुलेशन मैनुअल करने की कोई नीड नहीं। नेक्स्ट फंक्शन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सम इफ्स, ठीक है? आर्ग्यूमेंट सेट डिफाइन कर रखा है, डेटा सेम ही है, तो हमें खाली आर्ग्यूमेंट सेट की बात करनी है। सो सम इफ्स फंक्शन का सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है किस फील्ड का सम करना है, सम रेंज क्या है। उसके बाद हम अपने मल्टीपल क्राइटेरियाज को क्राइटेरिया रेंज के साथ डिफाइन कर सकते हैं। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, कॉमा एंड सो ऑन। जितने भी क्राइटेरिया होंगे वो आप यहाँ पर डिफाइन करते जाएंगे। अप्लाई करके देखते हैं। अब देखिए इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए भी एक टूल दिया गया है एक्सेल के अंदर, क्योंकि हमें अभी भी टाइम लग रहा है इस कैलकुलेशन को करने में, है ना? इस कैलकुलेशन को करने में अभी भी टाइम लग रहा है। तो इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा और इजी बना सकते हैं अपने लिए। प्रोसेस को कैसे करेंगे? तो देखिए पहले तो मैंने काम किया, एक जगह पे पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं, हार्ड डिस्क, और उसके नीचे लिख लेते हैं एक मंथ का नेम, जनवरी, ठीक है? अब हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए हम उस कैलकुलेशन को यहाँ पर करते हैं। तो इस सेल में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज द सैंपल फॉर
टूल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सैंपल बना रहे हैं, ठीक है। और सैंपल का यूज हम फर्दर कैलकुलेशन के लिए करेंगे। अब देखना है कितनी आराम से हो जाएगा। तो पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल्स टू सम इफ्स, सम रेंज है सेल्स, मैच क्या क्या करना है, सबसे पहले पार्ट्स को मैच कर रहे हैं, किसके साथ, पार्ट्स फील्ड में मैच करेंगे हार्ड डिस्क, ठीक है, कॉमा दिया। सेकेंड, हम यहां पर मंथ को मैच करेंगे, सो मंथ इज द रेंज, कॉमा यहाँ पर हम मंथ नेम को मैच करेंगे। तो मैंने सैंपल फॉर्मूला लिख लिया है और उसका आउटपुट भी बिल्कुल सही आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने सम इफ फंक्शन लगाया, किस फील्ड का सम करना है वो फील्ड दिया। उसके बाद मैंने मेंशन किया कि जो पहला क्राइटेरिया था पार्ट्स, उसको मैच करेंगे पार्ट्स वाली फील्ड में, तो उसको डिफाइन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया उस पार्ट का नाम, हार्ड डिस्क। फिर मुझे मंथ नेम मैच करना था, इसलिए मंथ फील्ड सेलेक्ट किया और उस मंथ का नाम दे दिया है जनवरी। एंटर प्रेस किया तो जनवरी के मंथ में हार्ड डिस्क कितनी सेल हुई, 193। अब हमें इसके अंदर फ्रीजिंग करनी पड़ती है या हमें 60 सेल के अंदर फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ता है। तो हमें इतने बड़े ब्रॉड टेबल के अंदर इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको एक टूल दिया गया है विच इज कॉल्ड डेटा टेबल। अभी डेटा टेबल कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले डेटा टेबल की बात करते हैं। अब डेटा टेबल करता क्या है, डेटा टेबल रेफरेंस वैल्यूज को चेंज करता है। डेटा टेबल क्या करता है, रेफरेंस वैल्यू को चेंज करता है। तो ये तो फिक्स है, तो चेंज नहीं हो सकता, ये भी फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता, ये भी फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता। चेंज कौन से हो सकते हैं, ये दो रेफरेंसेस, ये दो रेफरेंसेस, है ना। तो हम इन दो रेफरेंसेस का यूज करेंगे, इन वैल्यूज को प्लेस करेंगे। अब अगर हम बात करें कि आपके रो इनपुट के अंदर क्या है, रो इनपुट के अंदर है, सॉरी, आपके दो तरीके की वैल्यूज हमें मैच करनी। पहला, एक कॉलम इनपुट के अंदर, एक कॉलम के अंदर क्या इनपुट दे रखा है, मंथ्स के नेम, ठीक है, और रोज में आपको पार्ट्स दे रखे हैं। चलिए इसको मैच करते हैं, पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। डेटा रिबन के अंदर टूल आता है व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है, मैं फिर से दिखा रहा हूं कहां आ रहा है, डेटा रिबन व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी वी गॉट ऑप्शन डेटा टेबल। अब डेटा टेबल का यूज क्या है, सी द रिजल्ट ऑफ अ मल्टीपल इनपुट्स एट द सेम टाइम। इसका काम है मल्टीपल इनपुट्स को डिफाइन करना, अप्लाई करना कैलकुलेशन के अंदर। इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला, जो सैंपल फॉर्मूला आपने बनाया है, उसका जो रेफरेंस आपने यूज किया था G1 एंड G2, ये उसकी वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी पूछा है रो इनपुट में क्या है, रो इनपुट के अंदर है हार्ड डिस्क, ठीक है, G1। कॉलम इनपुट में क्या है, मंथ, ठीक है, हमने G1 और G2 को सिलेक्ट कर दिया। ओके करें, क्लिक करेंगे, देखिए पूरा कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। हमें कहीं फ्रीजिंग नहीं करनी पड़ी है और ये कैलकुलेशन भी पूरी टेबल के अंदर इजीली कैलकुलेट होके आ गया। इसके साथ एक बाउंडेशन है। बाउंडेशन क्या है, अब आप उस डेटा को डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। अगर डिलीट करना है तो ये पूरी टेबल ही डिलीट होगी, ठीक है। सिंगल वैल्यू को चेंज आप नहीं कर सकते।
मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे हुई है। हमने पूरी टेबल सेलेक्ट करी, इसके बाद हम गए डेटा रिबन में, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, रो इनपुट के अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क है G1 और कॉलम इनपुट के अंदर हमारे पास मंथ नेम है, सिंगल कॉलम, और उसके अंदर इनपुट एक कॉलम के अंदर सारे मंथ्स के नेम लिखे हैं, रो के अंदर सारे वैल्यूज लिखी हैं। हमने रो इनपुट में बताया कि हमारे पास मंथ पार्ट्स है और कॉलम इनपुट के अंदर मंथ्स के नेम है। ओके किया, डन। ठीक है, सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू। इतना समझ में आया? तो ये भी एक तरीका है कैलकुलेट करने का। आपको दोनों में से जो कन्वीनियंट लग रहा हो वो यूज कर सकते हैं। हाँ राकेश। सर जो ये फॉर्मूला लगाए हैं सर 193 जो आया है सैंपल में सर, वो हमेशा हम लोग को कॉर्नर के पास ही रखना पड़ेगा क्या? हाँ ये रखना पड़ेगा, इसकी ये स्पेसिफिक प्लेस है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये यहीं से जब भी फॉर्मूला यूज करना होता है तो यहीं से रेफरेंस लेता है। ठीक है, अब देखो अगर तुम अगर इसको एक्सप्लोर करोगे ना तो इस टेबल के अंदर खाली तुम्हें यह दिखाई देगा टेबल G1 एंड G2, देख रहे हो? यस सर। एवरेज इफ्स देखिए कैसे अप्लाई होगा, फिर टाइम दूंगा फिर कर लेना। एवरेज इफ्स एवरेज रेंज सबसे पहले चाहिए, फिर आपको चाहिए क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया 1 एंड सो ऑन। अप्लाई करते हैं, हमें दोनों ही, मुझे दोनों ही मेथड सही लगते हैं। ठीक है, तो कौन में से कोई भी अप्लाई कर दूं? अभी कौन सा अप्लाई करके दिखाऊं बताओ, कौन सा मेथड देखना चाहोगे दोबारा, फ्रीजिंग वाला या डेटा टेबल वाला? बताइए। फिर भी करते हैं, यस सर। ठीक। एवरेज इफ्स सेल्स कॉमा पार्ट्स, कॉमा नहीं लगाया, कॉमा हार्ड डिस्क। यहाँ पे हमें करनी है रो फ्रीजिंग, फिर हमें मैच करना है मंथ के अंदर और क्राइटेरिया देना है, इस पे अप्लाई करना है कॉलम फ्रीजिंग, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, चलिए करिए इसको, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसको कंप्लीट करिए, देन आगे के एग्रीगेट फंक्शंस हम लोग स्टडी करते हैं। डू इट प्लीज।